वेलकम टू अवर चैनल विजार्ड माइंड। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा लेक्चर नंबर 1 है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री। तो जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें लगता है शायद ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, इसमें डेट्स याद करना है और किसके बीच में बैटल हुआ, यही सब सोचते हैं हम हिस्ट्री का मतलब। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको अगर हम एक तरह से अपने डे टू डे की लाइफ से हम जोड़ के देखें तो हमें काफ़ी चीज़ें लगेंगी कि ये बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग अगर हम देखें तो किस तरह से जो हमारा जो मानव सभ्यता थी उसने किस तरह से अपने आप को जो एनवायरनमेंट था उसके हिसाब से ढाला था और किस तरह से उसमें चेंजेस किए और क्या क्या उनकी कंडीशन थी और उन्होंने क्या क्या मतलब पास्ट में उनके साथ में क्या हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से समझना होता है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम मतलब ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि बहुत ही। तो एक तरह से हम देखें तो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट। पास्ट के इवेंट्स का स्टडी करना है। तो इवेंट्स हर तरह के हो सकते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर कोई एक इवेंट नहीं होता है, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत ही हमारी जो हिस्ट्री है ना, मतलब ह्यूमंस से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें लगेगा कि हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऐसा मतलब कौन कौन से मतलब तरीके थे जिसकी वजह से जो ह्यूमन थे उन्होंने सक्सेसफुली जो एनवायरनमेंट था उस पे एक तरह से मतलब जिस तरह से उनका एनवायरनमेंट था अपने आप को ढाला, जिसके हिसाब से वो वहाँ पे आराम से रह सके। उन्होंने किस तरह से अपने आप को डेवलप किया। जिस तरह से अगर हम देखें तो आज हम प्रेजेंट में अपना खुद का जो सिविलाइजेशन को देखते हैं तो हमको लगता है कि पास्ट में उन्होंने स्टार्टिंग कैसे की होगी। तो हमें ये समझना काफ़ी अच्छा रहेगा कि हम इसको अच्छे से समझ लें। तो इसमें अगर हम बात करें तो खाली हम बैटल्स या किंग्स को इसमें खाली यही हमें स्टडी नहीं करना है, हमें उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला है कि हमें उस टाइम पे एनालिसिस करना है कि सोसाइटी थी या नहीं थी और थी तो कैसी थी और वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी और कल्चरल ट्रेंड कैसे थे। तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड मतलब एक लंबे समय तक किस तरह का रहा, जो भी अवेलेबल सोर्स है उनका हम यूज़ करके हम समझते हैं। तो एक जो अगर हम बात करें एक हिस्टोरियन होता है वो ट्राई करता है कि वो डिफरेंट सिचुएशन लॉन्ग पीरियड की होती हैं और उनके बारे में मतलब उसको अच्छे से इवैल्यूएट कर लेता है, मतलब परखता है, उनको जांचता है, उनके ऊपर क्वेश्चन सवाल उठाता है और जो कि सर्टेन कुछ इवेंट्स हुए होंगे हमारे पास्ट में और उनका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म में उसका क्या अर्थ हुआ। तो हर एक जो न्यू एविडेंस होता है और ए फ्रेंच इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एविडेंस जो भी होते हैं, तो ये क्या होता है कि अलग अलग जो स्कॉलर्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से उनकी नॉलेज को बढ़ाता है कि किस तरह से उनका पास्ट में हुआ था। तो जो हिस्टोरियन होते हैं वो मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं कि फैक्ट एंड फिक्सन दोनों के बीच में बताते हैं कि कोई चीज़ होती है जो फिक्सन होती है और फैक्ट मतलब सच क्या है उसके बारे में ये सब कुछ बताते हैं। लेकिन कुछ जो मिथ्स होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि ओरली मतलब जो लोग कहते रहते हैं कि हमारे ट्रेडिशन में कुछ कहानियाँ होती जो हम सुनते हैं, जैसे कि भगवान राम है, श्री कृष्ण भगवान है, इनके बारे में हम सबको मुँह ज़बानी पता है कि क्या है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं जो ट्रेडिशन में हमारी सोसाइटी में चलती हैं, मतलब लोगों की मेमोरीज़ में होती हैं, जो जैसे आज मेरे दादाजी थे उन्होंने मुझे बताया, मैं अपने बच्चों को बताऊंगी। तो इस तरह से एक साइकिल होता है जो लोग ओरली चीज़ों को बताते हैं। तो हिस्टोरियन की क्या जॉब है? हिस्टोरियन की जॉब ये बनती है कि वो लोगों को फैक्ट के बारे में बताए और उनको चेक भी करे कि अगर ऐसा सुना है तो इसका कोई प्रूफ होना चाहिए। जब तक कोई चीज़ के लिए एविडेंस नहीं मिलता, प्रूफ नहीं मिलता, तब तक वो चीज़ें हमारी हिस्ट्री का पार्ट नहीं हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस लेसन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले है कि जो हमारे इंडिया का जो एंशियंट पास्ट था वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग जो लार्ज वेराइटीज़ हैं हमारे हिस्टोरिकल एविडेंस के, उनका किस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे। तो इसके बारे में आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं।
तो अगर हम बात करें तो इस आज हम जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें क्या क्या पता चलेगा। तो इसके बाद हमें पता चलेगा कि जो हमारे हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन एंशियंट पास्ट, आखिर हमारा जो हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन इंडियन पास्ट की वो क्यों ऐसी हुई। एंड हम इसमें देखेंगे कि जो वेरियस मटेरियल हैं जो एंशियंट हिस्टोरियन के द्वारा वो कौन कौन से थे, और आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से ट्रेडिशन और हिस्ट्री की जो राइटिंग थी वो कैसे चेंजिंग, मतलब उनके बीच में कैसे चेंजेस होते चले गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंशिएंट हिस्ट्री। तो अगर हम बात करें तो अगर एक हिस्टोरियन है उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको कुछ सोर्स मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो कंस्ट्रक्ट कर सके पास्ट को। जैसे कि अब हम कोई चीज़ है उसके लिए अगर हमारे पास कोई एविडेंस है तो उससे जोड़ के हमें कहानी तो हम कोई कहानी ओरली कोई बता दे तो उससे थोड़ा ना विश्वास होगा। हमारे पास एक पुख्ता सबूत होना चाहिए कि कैसे होता है। तो इसी तरह से तो उसको ज़रूरत पड़ेगी एक सोर्स मटेरियल की। बट जो सोर्स होता है वो एक तरह से कहें तो वो खुद तो रिवील नहीं कर सकता पास्ट के बारे में, उसको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसका एक इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। तो जैसे कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोई सोर्स है उसको देख के हम खाली उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कोई छोटा सा हमने ऑब्जेक्ट ले लिया तो हम उसको किस तरह से लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो चीज़ होती है। उसके लिए हिस्टोरियन को बोलना पड़ेगा उसके बारे में। और अगर हम बात करें तो हिस्टोरियन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो सोर्सेस हैं उनको मतलब इकट्ठा करे और टेक्स्ट जो होते हैं उनको पढ़े और क्लूज़ को देखे, उनको मतलब क्लूज़ को फॉलो करे और उससे जुड़े हुए रिलेवेंट क्वेश्चन को पूछे और क्रॉस चेक भी कर ले कि जो एविडेंस उसको मिले हैं उससे उसका कोई मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देगा। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 1826 चार्ल्स मैसन ने नोटिस किया कि एक बहुत ही हाई वॉल और एक टॉवर था एक ओल्ड सेटलमेंट का इन हड़प्पा विलेज ऑफ वेस्टर्न पंजाब, मतलब अभी ये पाकिस्तान में है। तो एंड उसने डिसाइड किया कि सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने कलेक्ट किया सम सील्स फ्रॉम द साइट, उन्होंने वहाँ से कुछ सील्स उन्हें मिली। तो इसके लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जॉन मार्शल, तो 50 साल के बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द इंडस रीजन। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सबसे पुरानी सभ्यता, लगभग बहुत ही पुरानी सभ्यता इंडस रीजन की। तो एक तरह से हम देखें हमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, अनदर एग्जाम्पल रिगार्डिंग द हिस्टोरियंस टास्क क्रॉस चेक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें तो हमें कहीं से सोर्सेज पर्टेनिंग टू किंग हर्षा, मतलब कहीं से जैसे कि किंग हर्ष किंग है 7th सेंचुरी एडी के, अब उसमें हमें मिलता है उसमें मतलब मेंशन है कि चालुक्य रूलर पुलकेश द्वितीय से मतलब हुआ था उनका मतलब हार हुई थी। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन पुलकेशन द्वितीय क्लेम करते हैं कि उन्होंने हर्ष के ऊपर विक्ट्री पाई थी। तो इस केस में क्या होता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो हर्ष के बायोग्राफर वार्ण भट्ट जिन्होंने हर्ष चरित्र डिलीवरी से उन्होंने मतलब कोई भी अपने मतलब कोई भी जो उनका जो पैटर्न में था उस टाइम पे, तो उन्होंने कोई भी डिफीट को मेंशन नहीं किया है जब उन्होंने हर्ष चरित्र के बारे में लिखा है। तो इसका मतलब ये है इतिहास जैसा था ट्रांसलेट करता है हिस्ट्री को, और देयर वाज ए टाइम जहाँ पे हमारे पास खाली रिटन रिकॉर्ड्स मतलब हमें मिलते हैं, एक तरह से ऑथेंटिक सोर्स होते हैं हिस्ट्री के। तो हम उनको जो रिटन मटेरियल होते हैं उनको भी वेरीफाई करना चाहिए और उनको क्रॉस चेक भी करना चाहिए। और जो ओरल एविडेंस है, मिथ्स हैं या फोल्क सॉन्ग है, उनको हम कभी कंसीडर नहीं कर सकते एज ए वैलिड सोर्स की इनको हम मान लें। तो अर्ली जो पहले के जो हिस्टोरियंस थे वो क्या करते थे, मिथ है, फिक्शन है, ओरल ट्रेडिशन, तो वो लिमिटेड तरीका था उनका कि वो, तो उसमें क्या होता था बहुत ज़्यादा अथेंटिक मतलब नहीं होते थे और इसमें मतलब एक तरह से उनको वेरीफाई भी नहीं कर सकते थे, इस तरह के जो होते थे। लेकिन अगर हम आजकल की बात करें तो जो अनकन्वेंशनल सोर्स हैं
उनको हम यूज़ करते हैं। और जैसे कि इनोवेटली जो हमारे ट्रेडिशन है, कल्चरल ट्रेड्स हैं, तो हमें उनको हिस्टोरिकल फैक्ट्स के प्रकाश में हमें उनको देखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, महाभारत की एक स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि मतलब जो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, मतलब जो कजिन थे उनके बीच में, तो इसमें कोई श्योर नहीं है कि ये बार सच में हुआ था या किसी ने मतलब ऐसे ही नरेट किया है, एक इपिक की तरह लिख दिया है। तो सम जो हिस्टोरियंस हैं उनने मतलब भरोसा करते हैं कि हाँ युद्ध तो हुआ था, लेकिन कुछ हैं उनको मतलब इस पे विश्वास नहीं होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ओरिजिनल स्टोरी जो हमारी थी वो हमारी किसके बार्ड्स के द्वारा जो कि स्टेटस है जनरली, मतलब क्षत्रिय मतलब योद्धा थे, उन्होंने बैटलफील्ड में एंड उन्होंने मतलब एक तरह से कविताओं में लिखा था और तारीफ में लिखी थी, उनकी बहादुरियों को लिखा था, उनके अचीवमेंट और उनका जो मतलब हीरोइज्म था उसको लिखा था। तो ये जो कंपेरिजन्स है ये मतलब सर्कुलेट हो गए बहुत इजीली लोगों के बीच में, मतलब पॉपुलर हो गए। तो एक तरह से ह्यूमन मेमोरी में एक तरह से ये पार्ट है। और दूसरा है तो हमारे पास लिटरेचर के सोर्स कौन कौन से होते हैं। देखो, एक होता है रिलीजियस लिटरेचर। तो अगर हम देखे जाए तो बहुत सारी हमारी जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं उस जिसमें हमारी रिलीजियस थीम्स होती हैं, जिनको हम वेद वेद बोलते हैं, जो कि हमारे रेट हैं। और ये हमारे 1500 से 500 BC इनको देखा गया है। एंड तो वेद वेद का नंबर कितने हैं, 4 वेदास हैं। तो हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें यहाँ से अब स्टार्ट हो गया है कि हमारे वेदास कितने, नंबर 4 हैं। सबसे पहला है ऋग्वेदा, जिसमें मेनली क्या है, प्रेयर्स हैं, कंसिस्ट ऑफ प्रेयर्स। और अदर 3 में देखा, एक है साम, यजुर एंड अर्थव। तो इसमें प्रेयर्स हैं, रिचुअल्स हैं, मैजिक है एंड मिथोलॉजिकल स्टोरीज भी इसमें हैं। उसके बाद में हमारा उपनिषद आता है। इसमें क्या है, फिलोसफिकल डिस्कशन ऑन आत्मा एंड परमात्मा। ठीक है, तो उपनिषद में क्या है, परमात्मा और आत्मा का डिस्कशन है। ठीक है, तो इसको वेदांता भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारे 2 इपिक हैं, एक है रामायण एंड दूसरा है महाभारत। तो अगर हम देखा जाए तो ये हमारे कब बनाए थे, 400 AD में लगभग बनाए थे। और इसमें से जो महाभारत है ये हमारा जो व्यास थे उनके द्वारा किया गया था। अगर हम देखें तो ये ओरिजिनली इसमें 8800 वर्सेस हैं। ठीक है, तो कितने हैं, ये 8800 वर्सेस हैं ओरिजिनली। एंड इसको हम क्या कहते हैं, जय गीता, अ सॉन्ग डीलिंग विद द विक्ट्री। और इसमें मतलब सॉन्ग है जय गीता जो कि डीलिंग विद द विक्ट्री, और इसको एक्सपेंड किया गया 2004 सॉरी 24,000 वर्सेस में। एंड इसको हम एज ए भारत, इसको हम भारत कहते हैं। ठीक है, बिकॉज ये हमारा कंटेन करता है स्टोरी ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स भारत, जो कि अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स थी भारत में, उसके बारे में बताता है। और ये फर्दर इसको एक्सपेंड किया था 1 लाख वर्सेस, इसको फिर नाम दिया महाभारत। और इसी तरह से जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि ने इसमें ओरिजिनली 6000 वर्सेस थे। तो इसमें फिर वर्सेस की संख्या बढ़ के 12,000 वर्सेस बनी। फिर फाइनली अब कितनी हो चुकी है, 24,000 वर्सेस बन चुका है। ठीक है, तो इन द पोस्ट वैदिक पीरियड आफ्टर 600 BC, तो हमने रिकॉर्ड किया है लार्ज नंबर ऑफ रिचुअल्स, लिटरेचर एंड मोरल वैल्यूज कॉल्ड सूत्र और ग्रांड ग्रांड पब्लिक sacrifice टू बी परफॉर्म्ड बाय रूलर्स। इसको
सुश्रुत श्रुता श्रुत श्रुता। इसमें क्या है, जब हम किसी का नाम रखते हैं या कोई सेरेमनी होती है शादी की या किसी की फ्यूनरल्स होती है, गृह सूत्रा में इसका वर्णन है। ठीक है, तो एक तरह से हम देखा है कि लार्ज नंबर ऑफ रिचुअल इट इज ए मोरल वैल्यूज कॉल्ड सूत्र। सूत्र में इनका क्या है, तो जो पब्लिक के ग्रांड सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाते हैं, रूलर्स के बारे में किए जाते हैं, तो उसको किसमें सम्मिलित था, जो राजाओं के द्वारा परफॉर्म किए थे, सरत सूत्र। और जो डोमेस्टिक रिचुअल कनेक्टेड विद द बर्थ, नेमिंग एंड सेक्रेटेड सेरेमनी, मैरिंग, फ्यूनरल एटसेट्रा, इनको गृह सूत्रा में सब मतलब लिटरेचर में कंपाइल किया गया बिटवीन 600 to 300 BC। जो रिलीजियस बुक्स हैं जैसे कि जैन की, बुद्धिस्ट की, तो इनमें हिस्टोरिकल पर्सन और जो उनके इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में कनेक्टेड हैं। ठीक है, उनके रिलीजन के बारे में ये बताती हैं। तो जो बुद्धिस्ट का जो पहले के टेक्स्ट थे उनको पाली में लिखा गया था, तो उनको त्रिपिटक कहते थे, जो कि 3 थे। ठीक है, एक तो सूत्र पिटक था, उसके बाद है विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। तो ये हमारे त्रिपिटक थे। तो इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो जो नॉन रिलीजियस बुद्धिस्ट लिटरेचर है, एक तरह से देखा जाए, उनमें क्या होता है, लिटरेचर है जो उसको कहते हैं जातक, यानी कि ये कथाएं हैं। तो इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बुद्धा के मतलब जन्म, जो पहले के जन्म थे उनके बारे में। तो ये बिलीव करते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म होने से पहले और उनके मरने तक, उस टाइम पे उनके 550 बर्थ हो चुके थे। तो हर एक जन्म में एक स्टोरी है जिसको हम जातक कहते हैं। तो एक तरह से जो ये स्टोरी है ये मतलब उनके जीवन पे और मतलब सोशल और उनकी कौन कंडीशन पीरियड बिटवीन जो 2nd सेंचुरी BC। तो और उसके बाद में है जैन टेक्स्ट है जो कि प्राकृत में लिखा गया है, उसमें 6th सेंचुरी AD और बल्लभी इन गुजरात, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अंगाज। तो इसके अंग कितने हैं, इसमें फिलोसफिकली कंसेप्ट ऑफ जो जैन धर्म के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। अब सेकुलर लिटरेचर भी होता है जो कि हमारा यूज़ होता है हिस्ट्री के लिए। तो इस लिटरेचर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई रिलीजन वगैरह के मतलब कोई जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, धर्मशास्त्र एक जो लॉ बुक है जो कि प्रिस्क्राइब करती है डिफरेंट ग्रुप की सोशल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और पनिशमेंट, अगर कोई पर्सन है तो उसको चोरी की है तो क्या, अगर मर्डर किया है तो, अडल्ट्री की है तो क्या क्या उनको पनिशमेंट देना चाहिए। तो इसी तरह से एक बुक है मनुस्मृति नाम की, जिसे मतलब लॉ बुक कहा जाता है हिंदू धर्म में। ठीक है, तो ये पहली बुक थी जो कि ब्रिटिश के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था, जिससे कि हिंदू कोड ऑफ लॉ के लिए इसका यूज़ किया गया था। अब है अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य के द्वारा मतलब लिखा गया है। ये बहुत सारे मतलब एक तरह से इसमें बहुत सारी मतलब स्टडी है जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी मतलब जब मौर्यन पीरियड था उस टाइम के बारे में इसमें बहुत कुछ मिलता है हमें। और ग्रामर के ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें भी हिस्टोरिकल का जो मतलब रोल है ये सब देखा जाता है। और अगर हम सबसे ज़्यादा ग्रामर की बुक को दे तो अष्टधाई जो कि पणिनि ने ग्रामर की बुक लिखी है, तो उसको जो स्कॉलर थे 700 BC है उस टाइम पे उन्होंने लिखा था। और जो कालिदास हैं जो कि गुप्त पीरियड के टाइम पे थे, उन्होंने पोएम उनकी हैं, कुछ कविताएं हैं, ड्रामाज हैं। तो उसमें से उनका है अभिजानम शकुंतलम और ऋतु समहरा एंड मेघदूतम। तो ये उनकी फेमस उनमें से हैं। तो उनके साथ साथ उन्होंने कंपोजिशन अगर देखा जाए उसके अलावा उन्होंने क्या किया था,
सोशल जो कल्चरल लाइफ थी गुप्ता पीरियड में, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमारे पास राज तरंगिणी नाम की बुक है जो कल्हण ने 12th AD में लिखी थी। तो उसमें क्या है, बायोग्राफी है। और और अगर देखें उनके बायोग्राफी यानी कि चरित्र वगैरह उसके बारे में इम्पोर्टेंट है, जो कि नॉन रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, जो जिसके बारे में हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का पता चलता है। तो ये जहाँ पे उनके कोर्ट में उस टाइम पे जो मतलब जो कवि वगैरह होते थे, उन्होंने जो अपने राजा थे उनकी प्रशंसा में जो लिखा था। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से ये भी होता है कि क्या होता है जब कोई अपने राजा के बारे में लिखता है तो कुछ ज़्यादा ही अचीवमेंट के बारे में बढ़ा चढ़ा के भी लिखता है, क्योंकि वो उनके संरक्षण में होते हैं उस टाइम पे। और जैसे कि हर्ष चरित्र है जिसे बाणभट्ट ने लिखा है, अपने जो हर्षवर्धन है उनकी तारीफ में लिखा है। और अगर हम साउथ इंडिया के लिटरेचर के बारे में करेंगे तो संगम लिटरेचर है उसके बारे में। तो इसमें क्या है, तमिल के जो सेकुलर, ये भी एक मतलब सेकुलर नेचर में है संगम लिटरेचर। इसमें कविताएं हैं, उसमें इसमें जैसे कि जो किंग थे, चीफ्स थे उस टाइम पे, 1st सेंचुरी के टाइम पे, और क्रिश्चियन एरा, ये सब। तो इसमें जो लिटरेचर है उसमें कुछ शॉर्ट या फिर बड़ी कविताएं मतलब हैं, जो कि बहुत सारे हीरोज़ हैं मतलब जो उस टाइम के रहे होंगे, तो उनको मतलब कोर्ट में रिसाइट किया करते थे, मतलब उनको सुनाया करते थे। तो इस तरह से ये जो इपिक्स हैं इनको सील पडिक्करम एंड मणिमेकली ये कहा जाता था। तो संगम लिटरेचर है एक तरह से मेजर सोर्स है कि साउथ इंडियन सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे, इकोनॉमी एंड पॉलिटी कैसी थी उस टाइम पे, 302 BC से 300 AD तक की। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें क्या होता है कि संगम लिटरेचर कैसा था, उससे क्या कंफर्म होता है कि आर्कियोलॉजिकल और फॉरेन ट्रेवलर्स के जो मतलब चीज़ें होती हैं इन सब से भी मतलब इतिहास के बारे में समझ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ करके इतिहास को समझ सकते हैं। उसके बाद में ये तो हमारे लिटरेचर से जुड़ा हुआ टॉपिक था। अब हम देखते हैं कि कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन होते हैं। इंस्क्रिप्शन होते हैं इस तरह के मतलब चीज़ें होती हैं, एक तरह से कोई पत्थर है या कोई शिला मतलब है, शिलालेख जिसे बोलते हैं, या फिर कोई स्तंभ है उसके ऊपर कुछ लिख दिया जाता है मतलब पत्थर के ऊपर, या कोई पेंटिंग बना दी जाती है। तो इस तरह के जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो भी होते हैं। एक तरह से परमानेंट राइटिंग होती हैं जो कि एक हार्ड सरफेस पे, पत्थर पे या फिर किसी मेटल पे या टेराकोटा पे मतलब उनको लिख दिया जाता है। तो इसको हम इपिग्राफी भी बोलते हैं। इनकी स्टडी करना, इंस्क्रिप्शन की स्टडी को बोलते हैं इपिग्राफी। अगर हम अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो पहले स्टोन पे लिखी जाती हैं। उसमें क्या होता था, यूजुअली उसमें रिकॉर्ड किए जाते अचीवमेंट, एक्टिविटीज़, आइडिया, जो कि उनके ऊपर खुरे दिया जाता था। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं एक तरह से राजा को ग्लोरीफाई करते हैं और उनके राजा के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कितना दान दिया था, और औरतों के बारे में, उनका रिलीजियस पर्पस के बारे में, आदमियों के बारे में। उसमें कविताएं भी हो सकती हैं जो कि राजाओं की तारीफ करती हैं। तो उनको ये जो पैटर्न्स होते हैं इनको बोलते हैं प्रशस्ति। ठीक है, और इनमें कुछ कुछ में डेट भी मेंशन होती हैं, और कुछ कुछ को पैलियोग्राफी स्टाइल की राइटिंग के हिसाब से भी इनको डेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारी पुरानी इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी, उनको ऑर्डिनरी पीपल के उसमें लिखा गया था ताकि लोग अच्छे से पढ़ पाएँ।
और उसके बाद में तमिल, संस्कृत भी इंस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया गया ताकि लोग समझ पाए जहाँ के लोग हैं। तो जो मौर्यन किंग थे अशोक, एक तरह से फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शन को यूज़ किया था, इशू किया था। तो उनकी जो ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत भाषा में है, और जो कि ब्रह्मी लिपि में मतलब लिखी गई है। स्क्रिप्ट है ब्रह्मी लिपि और लैंग्वेज है प्राकृतिक, ठीक है। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो इन्हें खरोष्टी में लिखा गया है, और अरेमिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट का यूज़ उन्होंने किया है अफ़गानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे। और जो लोग वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो उनको अच्छे से समझ सके कि उसके अंदर क्या मैटर लिखा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने रीजनल लैंग्वेज को ही, मतलब उस टाइम पे जो भी भाषा यूज़ होती थी उसको ही उन्होंने इम्पोर्टेंस थी। तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर फर्स्ट टाइम मतलब 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने डेसिफर किया था। एक तरह से वो सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश रूल के दौरान पे। उन्होंने क्या करा है, ब्राह्मी में जो हमारा जो लिपि थी वो जैसे कि राइट से लेफ़्ट की ओर चलती थी, जैसा कि हमारा हिंदी है। लेकिन जो खरोष्टी है, ब्राह्मी तो देखो एकदम जैसे हिंदी थी वैसी होती, लेकिन जो खरोष्टी है वो उल्टा चलती है, जैसे उर्दू में होता है राइट टू लेफ्ट, वैसे चलता है। तो जो अशोक की इंस्क्रिप्शन है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा, हम उस टाइम का कैसा रहा होगा रिलीजियस या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ कैसी रही होंगी उस टाइम की, तो उसको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम फर्स्ट सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे जो जो जिस तरह से लोगों के अंदर जो रिलीजियस, किस तरह से लोगों ने मतलब ज़मीनें अपनी दान में दी उसके बारे में वर्णन है। और जो सातवाहन किंग है मतलब द डेक्कन के, तो वहाँ पे उनके बारे में है। तो जो इंस्क्रिप्शन है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा जो रिकॉर्ड होते हैं लोगों के उनके द्वारा जो डोनेशन दी जाती हैं उनके बारे में बताती हैं, और किस तरह के लोग उस टाइम पे रिलीजियस होते थे, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी होती थी उस समय की। तो कुछ तो देखो जो इंस्क्रिप्शन है वो स्टोन पे लिखी गई हैं, ठीक है, और कुछ कुछ कॉपर प्लेट्स पे भी लिखे गए हैं। तो जो कॉपर प्लेट्स उनको, तो कॉपर प्लेट्स पे जो लिखे गए हैं उनको मतलब जैसे कि रिकॉर्ड के लिए रखा जाता था कि जिनको मतलब ज़मीन दी गई थी और किनको मतलब कंसेशन दिया था ज़मीन के ऊपर, जैसे कर वगैरह देते थे ना, तो उसके ऊपर किसको कंसेशन दिया। जैसे कि जो ब्राह्मण होते थे उस टाइम पे उनको भूमि दान दी जाती थी और उनको कर भी नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कहाँ मिलती हैं, तो ये सब इंस्क्रिप्शन में पता चलता है। लेकिन फिर भी इनकी कुछ एक लिमिटेशन होती है इंस्क्रिप्शन के जो एविडेंस है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ कुछ जो मतलब लेटर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा फेंट होते हैं, मतलब धुंधले हो जाते हैं, खुदाई जो होती है, और मतलब निश्चित नहीं होते हैं, और डैमेज भी हो जाते हैं, कुछ लेटर भी मिस हो सकते हैं। तो हम उनसे बहुत ज़्यादा आसानी से जो उनका रियल मीनिंग है, जो उन कहना चाहते थे इंस्क्रिप्शन पे, वो हम उनको बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। तो इस तरह से इंस्क्रिप्शन यूज़फुल है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड उसमें है। उसके बाद में आते हैं कॉइन्स, सिक्कों का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, लिटरेचर से देख सकते हैं, उसके बाद में हमने देखा इंस्क्रिप्शन का, अब आते हैं कॉइन्स। तो जो हमारे कॉइन्स होते हैं तो ये न्यूमिस्मेटिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें विजुअल एलिमेंट्स ही इनमें इंक्लूड करते हैं, सच एज जैसे स्क्रिप्ट हो गई, इमेज हो गई, जो कॉइन के ऊपर किसकी इमेज बनी है और उसमें कौन सी धातु का यूज़ किया गया, ये सब देखते हैं। तो जो हमारे पुराने जो सिक्के होते थे वो एक तरह से कॉपर के जो बने होते थे, या सिल्वर, गोल्ड, या फिर लेड के भी बने होते थे। तो जो शुरुआत के जो सिक्के थे उनमें कुछ सिंबल बनाए जाते थे, उनको पंचमार्क कॉइन कहा जाता था।
तो उनको मतलब सिल्वर या कॉपर का बनाया जाता था 6th सेंचुरी में अगर बात करें तो जो फर्स्ट जो इमेज अगर देखा जाए तो इंडो ग्रीक लोग थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम उन पे इमेज को यूज़ किया अपने रूलर्स को, ठीक है, इंडो ग्रीक। तो उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था सब कंट्री 2nd सेंचुरी BC में, उस पर कंट्रोल किया था। और जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स जो किसने इशू किए थे, कुषाण जो वंश था वहाँ पे 1st सेंचुरी AD में इशू किए गए थे। और अगर देखा जाए तो सबसे स्पेक्टिकल गोल्ड कॉइन्स किसके द्वारा मतलब इशू किए गए थे, तो वो किए गए थे गुप्त रूलर्स के द्वारा। क्योंकि स्पेक्टिकुलर का मतलब हुआ कि बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में गोल्ड जो था, मतलब अच्छे क्वालिटी का जो गोल्ड था, तो बहुत ही रिमार्केबल था, एकदम प्योर गोल्ड का मतलब उसमें कॉइन जो थे वो बनाए गए थे। तो कॉइन के अंदर बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उनकी हिस्ट्री, और एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब जैसे किसी को अगर कोई बिजनेस करना है, अगर मान लिया कोई कंट्री इधर से उधर लोग जाते हैं तो व्यापार करते हैं, तो उनको सिक्कों की ज़रूरत होती है, तो एक तरह से मीडियम थे एक्सचेंज के लिए। तो कुछ जो सिक्के थे वो मतलब जो गिल्ड्स होते थे, गिल्ड्स मतलब होता है एक तरह से, उसका मतलब होता है कि जो व्यापारी होते हैं उनका एक मतलब एसोसिएशन, मतलब वो इकट्ठा एक समूह होता है, उसको बोलते हैं गिल्ड्स। तो उनके द्वारा इशू किए जा सकते हैं थे। और जो क्राफ्टमैन थे उन उन वो भी इशू कर सकते थे अगर वो परमिशन लेते थे रूलर से। लेकिन तो इस तरह से हम देखें तो क्राफ्टमैन और जो उनका बहुत ही इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे, और मतलब व्यापारियों का। तो इस तरह से जो हमारे कॉइन्स होते हैं वो जो किंग होता है उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं, कौन से राजा थे, कौन से किंग थे, और इसमें कौन से रिलीजियस सिंबल्स हैं। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा समझने में हमें मदद मिल सकती है कॉइन्स से, ठीक है। ठीक है, आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं मतलब पास्ट के, जिनकी हेल्प से हम मतलब कुछ चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो मतलब जैसे कि किसी का कोई पुराना सामान है जो उसने यूज़ किया हुआ है, और या फिर उनकी हड्डियां हो गई, या फिर कुछ जो मतलब पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो उस तरह से आर्कियोलॉजी का जो साइंस है ये भी हम इसका सिस्टमेटिकली जो यूज़ करते हैं मतलब हिस्ट्री को समझने के लिए। तो क्या होता है कि जब हम खुदाई करते हैं तो उसमें एक के बाद खुदाई होती है, तो कुछ हमारे पास ओल्ड मून्स मिलते हैं, और उसमें कुछ मटेरियल मिलते हैं जो कि पास्ट में लोग यूज़ करते थे। तो उस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं आर्कियोलॉजी साइट के ऊपर। तो इससे हमें जो पहले की जो हिस्ट्री थी उसको समझने में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। तो पहले अगर हम बात करें तो पहले तो अगर राइटिंग की इन्वेंशन से पहले की जो चीज़ों को समझना है तो उसके लिए तो यही चीज़ें समझ में आती है। अगर लिखना ही नहीं जानते होंगे उस टाइम पे लोग, तो कम से कम उनका जो सामान है उसका यूज़ करके भी हम कुछ ना कुछ उनके बारे में समझ सकते हैं। तो एक तरह से बात करें तो जो हिस्ट्री है वो मटेरियल के उस पे भी आधार पे लिखी जाती है। तो क्योंकि हमारे पास अगर बात करें तो 2500 BC से जो इंडस कल्चर है उसमें भी राइटिंग्स थी, अवेलेबल थी, लेकिन हम हमारे पास जो उनकी स्क्रिप्ट थी उसको समझने के लिए कोई ऐसा नहीं था कि हम उनको ट्रांसलेट कर लें या उनका क्या मतलब है वो हम समझ पाएँ, क्योंकि वो अलग ही स्क्रिप्ट में लिखी थी जिसको कोई जानता ही नहीं है, तो वो डेसिफर ही नहीं हो पाई अभी तक। तो जो हड़प्पन एक तरह से कहें तो उनको लिखना तो आता था, लेकिन जो हमारे हिस्टोरियन थे उनको हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उनका जो उस टाइम का जो कल्चर था, तो इस तरह का जो मतलब उस टाइम का जो जिसको हम मतलब हमारे पास साक्ष्य तो हैं और हमारे पास स्क्रिप्ट भी हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको प्रोटो हिस्टोरिक फेज कहते हैं, ठीक है। ये जो पीरियड होता है इसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक फेज। तो फर्स्ट जो हमारी स्क्रिप्ट थी वो डेसिफर की गई थी ब्रह्मी में,
जो कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे जो कि 3rd सेंचुरी में मतलब लिखे गए थे। तो एक तरह से देखिए जो खुदाई होती है तो उसमें जो लोग औजार कौन से यूज़ करते हैं, तो 7 लाख साल पहले की जो खुदाई हुई थी वहाँ पे, तो हड़प्पन पीरियड के बारे में उन्होंने क्या करा कि एक तरह से कि किस तरह से उनका लेआउट था, सेटलमेंट कैसा था, उनके हाउसेस कैसे थे, किस तरह से लोग रहते थे, उनकी पोट्री कैसी थी, किस तरह के औजारों का यूज़ करते थे, और उन्होंने किस तरह की जो फसल वगैरह थी वो किस तरह की चीज़ों को यूज़ करते थे। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो उसमें देखेंगे कि कुछ लोगों को दफनाया जाता था, साथ में उनके जो औजार होते थे, उनके कुछ हथियार होते थे और उनके पोट्री वगैरह होती है, तो उसके साथ में ही उनको दफना दिया जाता था और उसके साथ में पत्थर भी दफना दिया जाता था। तो इसको मेगालिथ, इस तरह की जो ग्रैब होती है इसको बोलते हैं मेगालिथ। ठीक है, अब उनको मतलब गड्ढा खोद खोद के और उनके मतलब जो दक्कन के जो उस टाइम के पीपल थे मतलब जो 3rd सेंचुरी से पहले के जो लोग थे उनके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, तो जो कि हमारे इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम समझते हैं अपनी तो हम अपनी इंडिया की हिस्ट्री के लिए समझने के लिए और भी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि डेट्स रिमेन फाउंड इन एग्जीबिशन, मतलब जैसे कि कोई हमें चीज़ मिली है तो उसकी हम डेट निकाल सकते हैं, अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं, जिसमें से एक बहुत ही मतलब फेमस है जिसको हम सभी लोग जानते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से क्या करते हैं, जिसमें कार्बन 14 होता है उसका मेथड हम यूज़ करते हैं। क्योंकि जो कार्बन 14 एक तरह से रेडियो एक्टिव कार्बन होता है जो कि सभी लिविंग और जो ऑब्जेक्ट होते हैं सब में मिलता है। तो और मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है सब में होता है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें मतलब रहती हैं, काफ़ी पुरानी हो जाती हैं, तो ये इनका डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये इनका धीरे धीरे डिके होता है तो इसमें क्या होता है, तो उसके साथ साथ जो इनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो भी इसमें कम होना शुरू हो जाता है। तो जिस रेट से ये ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि डेड ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो रेट होता है वो भी उसी हिसाब से कम होना शुरू हो जाता है। तो उसमें कितना C14 कंटेंट का मतलब लॉस हुआ है, जो एंशियंट मतलब जो हड्डी है या लकड़ी है, तो उसकी हम एज निकाल सकते हैं इस मेथड के द्वारा। और जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, तो उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स के रेसिड्यू हैं मतलब उनके जो बचे कुछ जो भी चीज़ें हैं उनका यूज़ करके भी हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे क्लाइमेट कैसा था, वेजिटेशन कैसी होती थी। और स्पेशली अगर हम बात करें तो उनके जो पोलन एनालिसिस होते हैं उनके द्वारा। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी जैसे कश्मीर में, राजस्थान में 7000 to 6000 BC के अराउंड। तो जो मेटल वहाँ पे होती थी, आर्टिफैक्ट्स होते थे मतलब, और उनका भी एनालाइज कर सकते हैं साइंटिफिकली। और जो माइंस हैं उनमें कौन सी मेटल जो मतलब लोकेटेड ही, वो उनकी स्टेज कौन सी स्टेज पे डेवलप हुई थी। तो मेटल की जो टेक्नोलॉजी थी वो भी कौन सी यूज़ होती थी, ये सब देखा जाता है। और हम इसकी जियोलॉजिकल स्टडी भी कर सकते हैं और उससे हमें आइडिया मिल सकता है कि जो हमारी सॉइल है उसकी हिस्ट्री क्या रही होगी, जो पत्थर हैं उनकी क्या होगी, और जो हमारे पहले के लोग थे वो कैसे रहते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है अगर हम देखें तो वो इस तरह से एक तरह से इंटरेक्शन कैसे हुआ सॉइल, प्लांट्स और एनिमल के बीच में, उसके बिना हम नहीं समझ सकते। और एक तरह से देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स होते हैं, जूलॉजिकल, बायोलॉजिकल स्टडीज, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं क्योंकि ये हमारी ह्यूमन हिस्ट्री किस तरह से डेवलप हुई उसको समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो जो फॉरेनर्स ट्रेवलर आते हैं उनसे भी हमें काफ़ी मदद मिलती है समझने के लिए। ठीक है, तो
अगर हम बात करें तो जो हमारे लिटरेचर होते हैं उनमें काफ़ी फॉरेन अकाउंट्स के बारे में लिखा होता है, जैसे कि ग्रीक हैं, रोमन हैं, चाइनीज़ हैं। उन्होंने मतलब बहुत ही विजिट की थी इंडिया में, यह मतलब भारत में आए थे, या तो एम्बेसडर बन के आए या घूमने आए या फिर रिलीजियस नॉलेज के लिए आते रहे हमारे इंडिया के बारे में। तो उन्होंने भी कुछ चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने जो देखा उनके बारे में उन्होंने कुछ लिखा। तो एक तरह से बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जब ग्रीक एम्बेसडर, जिनको हम मैगस्थनीज बोलते हैं, उन्होंने लिखा, इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो ये इसका जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट थे उनके कुछ पार्ट खो चुके हैं, लेकिन उसके कुछ टुकड़े हैं जो कि अभी मतलब प्रिजर्व किए गए हैं, उनको मतलब समझा गया है जो ग्रीक राइटर्स हैं उनके द्वारा। जब उनको साथ में पढ़ा गया उन फ्रेगमेंट्स को, तो उन्होंने बहुत सारी जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन थी, जो ज़रूरी थी, कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो सोशल क्लास थे या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी जो मैरिन पीरियड की, उनके बारे में समझने में काफ़ी मदद मिली है, ठीक है। तो जो ग्रीक और जो रोमन अकाउंट्स हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी के जो उन्होंने क्या है बताया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में मतलब पोर्ट्स का यूज़ करके मतलब व्यापार होता था और चीज़ों का लेन देन होता था। और जो पेरीप्लस ऑफ जो हमारे इरिथ्रियन सी और पिटोलमी की ज्योग्राफी है, ये ग्रीक में लिखी गई है, तो यहाँ से भी बहुत सारा डेटा मिल जाता है इसी बारे में। और जो चाइनीज़ ट्रेवलर हैं उन्होंने भी बताया है कि जो फायान हैं, हुआनसंग हैं, और उन्होंने बुद्धिस्ट के लिए मतलब रिलीजियस पर्पस से जो आए थे बुद्धिस्ट के लिए, और उन्होंने बुद्धिज़्म को मतलब स्टडी किया था। तो फायान जो इंडिया में आया था 5th सेंचुरी में, उन्होंने बताया कि उस टाइम पे जो इंडिया की जो कंडीशन कैसी थी जब गुप्त पीरियड का टाइम था उस टाइम पे, और जो ह्यूइंगसोंग उस टाइम पे उसने बताया कि 7th सेंचुरी हर्षवर्धन के टाइम पे कैसा था। तो हुआनसांग ने भी बहुत सारी डिटेल बताई है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, उनको ग्लोरी के बारे में बताया है उस टाइम की, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।